तारीख 19 मई 2019 गेम ऑफ थ्रोन्स का फाइनल एपिसोड रिलीज हुआ, जिसे मेरे जैसे अनेकों फैंस ने स्किप करना बेहतर समझा। आखिरी सीजन था ये इतना निराशाजनक, लेकिन उस याद न रखने वाले सीजन को भूल जाएं तो शो बुरा नहीं था, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट हम सब ने जॉन स्नो के पास्ट की थ्योरी डिस्कस की है, नाइट किंग से जुड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज शेयर की हैं। गेम ऑफ थ्रोन्स के आने के बाद से अनगिनत शोज रिलीज हुए हैं जिसे उनके क्रिएटर्स ने आर आंसर टू गेम ऑफ थ्रोन्स की तर्ज पर बनाया, लेकिन कोई भी जीओटी के आसपास फटक नहीं पाया। जीओटी के फिनाले से करीब 2 साल पहले जेफ बेजोस ने भी कुछ ऐसा ही करने का सोचा था। वो चाहते थे कि अमेज़न स्टूडियोज ऐसा शो बनाए जिसे देखकर गेम ऑफ थ्रोन्स को शर्म आ जाए। जेफ अपनी जिद पर इतना अड़े रहे कि सारा गेम प्लान भी रेडी कर लिया था। जेफ बेजोस पर लिखी किताब अमेज़न अनबाउंड, इसमें राइटर ब्रैड स्टोन बताते हैं कि जेफ ने अपनी अमेज़न स्टूडियोज वाली टीम को सियाटल बुलवाया। वो गेम ऑफ थ्रोन्स के लेवल का प्रोजेक्ट बनाना चाहते थे जो लोगों के कॉमन डिस्कशन का हिस्सा बन पाए। कोई काम ना कर पाए तो उसे कहा जाए यू नो नथिंग जॉन स्नो, वैसा कुछ, ताकि उनका सब्सक्रिप्शन बेस स्ट्रांग हो जाए। मैं जानता हूं कि आप लोग ये कैसे करने वाले हैं। जेफ ने अपनी मीटिंग की शुरुआत इसी लाइन से की। उसके बाद उन्होंने 13 चीजों की लिस्ट दिखाई जो उनके मुताबिक किसी भी फिल्म या सीरीज को महान बनाती है, जैसे एक शानदार प्रोटैगनिस्ट, एक खतरनाक एंटागनिस्ट, लव इंटरेस्ट, क्लिफ हैंगर्स, एक दुनिया सेटअप की जाए, आदि इत्यादि। बेजोस चाहते थे कि अब से अमेज़न जो भी शोज बनाए उन्हें इन 13 पैमानों में फिट कर दिया जाए। अगर कोई भी नया आइडिया इन दायरों में नहीं बैठता तो फिर टीम को समझाना पड़ेगा कि वो क्या करना चाहते थे। जेफ की सोच के विपरीत उनका ये एक्सपेरिमेंट बैकफायर कर गया। स्टूडियो एग्जीक्यूटिव्स का मानना था कि आप क्रिएटिव्स स्टोरी टेलिंग को किसी फॉर्मूला में फिट ही नहीं कर सकते। ब्रैड बताते कि जेफ का गेम ऑफ थ्रोन्स 2.0 उड़ने से पहले फुस हो गया, लेकिन जेफ भी हार मानने वाले नहीं थे। मोटा पैसा तो उन्हें लगाना ही था, शायद ऐसे प्रोजेक्ट पर जिसे दुनिया दूसरा गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं बल्कि अपनी किस्म का पहला शो समझे। गेम ऑफ थ्रोन्स जॉर्ज आर मार्टिन की फैंटेसी नॉवल सीरीज पर बेस्ड था, जिसकी फैन फॉलोइंग शो के बाद कई गुना और बढ़ गई। इसलिए अमेज़न ने ऐसी फिक्शन फैंटेसी बुक सीरीज पिक करना चुना, मतलब फैसला ले लिया, जिसका पहले से स्ट्रॉन्ग फैन बेस हो। ये एक बड़ा रिस्क था, क्योंकि अगर सोर्स मटेरियल के प्रति ईमानदार नहीं रह पाए तो मतलब फैंस कच्चा चबा जाते हैं। लेकिन अगर किसी बुक सीरीज को अडैप्ट किया जिसे आधी दुनिया पहले से ही पढ़ चुकी है तो उस कहानी के सफल होने की संभावना बढ़ जाती है। यही सोचकर अमेज़न स्टूडियोज ने रॉबर्ट जॉर्डन और ब्रैंडन सैंडरसन की बुक सीरीज द व्हील ऑफ टाइम के राइट्स खरीद लिए। ये फैंटेसी सीरीज 14 किताबों में फैली है, जिसके 11 पार्ट्स रॉबर्ट ने लिखे हैं, लेकिन 2007 में उनकी डेथ हो गई थी, जिसके बाद आगे के 3 पार्ट्स ब्रैंडन ने पूरे किए। मरने से पहले रॉबर्ट अपने नोट्स छोड़कर गए थे ताकि उनके बाद किसी भी राइटर को उनका विजन समझने में दिक्कतें ना हो। ब्रैंडन ने उन्हीं नोट्स को डिकोड कर कहानी खत्म कर ली। द व्हील ऑफ टाइम अपने रीडर्स के बीच अच्छी खासी फैन फॉलोइंग एंजॉय करती है। अमेज़न ने द व्हील ऑफ टाइम पर बतौर शो रनर रेफ जटकिंस को हायर किया, जो खुद भी बुक सीरीज के बड़े फैन हैं। इस लार्जर देन लाइफ शो पर काम शुरू करने के बाद रेफ 2 लोगों के पास पहुंचे जिनके नाम थे डेविड बेनियोफ और डीबी वाइज। आप पूछेंगे कौन है ये दोनों? तो जवाब है गेम ऑफ थ्रोन्स के क्रिएटर्स। रेफ ने पूछा क्या उनका शो कामयाब होगा? बेनियोफ और वाइज ने जवाब दिया कि बस खुद पर भरोसा रखो, तुम अपना विजन क्लियर रखो और तुम्हारा काम आसानी से हो जाएगा। जेफ ने लाखों शब्दों को स्क्रीन के लिए अडैप्ट करना शुरू किया, जिसका नतीजा हमें 19 नवंबर को देखने को मिलेगा, जब द व्हील ऑफ टाइम अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगा। हाय, मैं हूं सोनाली, स्वागत है आपका मैटली शो में। आज के हमारे सेगमेंट का नाम स्पॉटलाइट है। इंट्रो लंबा था क्योंकि जरूरी था। कुछ दिन पहले द व्हील ऑफ टाइम का ट्रेलर रिलीज हुआ है, जिसे देखकर एक सवाल लाजमी है कि इस शो को लेकर हाइप क्यों नहीं बन पा रही। इसमें नेक्स्ट बिग थिंग बनने का पूरा पोटेंशियल है। ऐसा कैसे हुआ, आज आपको यही बताएंगे। शो की मेकिंग से जुड़ी बातें शेयर करेंगे जो दर्शाती हैं कि मेकर्स अपने काम को लेकर कितने सीरियस हैं। कोई कसर नहीं छोड़ रहे द व्हील ऑफ टाइम को यादगार बनाने में। आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आपके लिए ये तमाम जानकारी लेकर आए हैं हमारे साथी यमन, जिन्होंने ये एपिसोड लिखा है। रेफ बचपन से द व्हील ऑफ टाइम के फैन थे। सीरीज की हर बुक का बेसब्री से इंतजार किया करते थे। नई बुक आने से पहले पुरानी वाली अनगिनत बार पढ़ चुके थे। बुक की फिक्शनल दुनिया और उसके रहस्य से भी ज्यादा उन्हें पसंद थे उस दुनिया में रहने वाले किरदार, पावरफुल किरदार, जिनमें से अधिकतर फीमेल कैरेक्टर्स थे। रेफ मानते हैं कि वो महिला किरदार परफेक्ट तरीके से लिखे नहीं हुए थे, बावजूद इसके वो उनसे इमोशनली कनेक्ट कर पाते थे।
18 साल की उम्र में रेफ ने रियलाइज किया कि वो होमोसेक्सुअल हैं। अपने पेरेंट्स को बताया। वो रेफ को लेकर सपोर्टिव तो थे, बस उन्हें ये समझने में दिक्कत हो रही थी कि उनका बेटा किस दौर से गुजर रहा है। यहाँ द व्हील ऑफ टाइम ने उनकी बड़ी मदद की। रेफ और उनकी माँ दोनों रॉबर्ट जॉर्डन की फिक्शनल बुक सीरीज के फैन थे। बुक के महिला किरदारों की वजह से वो अपनी माँ से कनेक्ट कर पाए। रेफ बताते हैं कि वो और उनकी माँ दोनों अपने आप को उन किताबों में खोज पा रहे थे। उसी के जरिए उनकी माँ भी एक बेहतर समझ अडेप्ट कर पाई कि गे पुरुषों की जिंदगी की चुनौतियां महिलाओं से कितनी मिलती हैं। जब अमेज़न ने रेफ को शो पिच करने के लिए बुलाया तब उन्होंने अपनी इसी कनेक्शन का इस्तेमाल किया। पिच मीटिंग में कहा कि आपको इन चीज़ों से इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करना पड़ेगा। रेफ मानते हैं कि महिलाओं को लेकर अपने पर्सपेक्टिव की वजह से भी ये शो गेम ऑफ थ्रोन्स से अलग है। उनके मुताबिक जीओटी फीमेल न्यूडिटी को मेल गेज यानी पुरुष दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करता है। जब आप किसी बड़े स्केल पर कोई भी फिल्म या सीरीज बनाने की बात करते हैं ना, तो सबसे पहला फैक्टर आता है बजट, जिसकी बदौलत सेट डिजाइन, कॉस्ट्यूम्स, वीएफएक्स जैसे खर्चे कैलकुलेट किए जाते हैं। अमेज़न चाहता था कि द व्हील ऑफ टाइम पर कोई कसर ना बाकी रहे, इसीलिए खुले हाथों से खर्च किया। शो के पहले सीजन में 8 एपिसोड्स होंगे, जिनमें से हर एपिसोड पर करीब $10 मिलियन का खर्चा आया है, यानी कि करीब 74 करोड़ रुपए। बताया गया कि शो के आने वाले सीजन पर प्रति एपिसोड आने वाला खर्चा लगातार बढ़ता ही जाएगा। गेम ऑफ थ्रोन्स के पहले सीजन में भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जहां पहले सीजन के हर एपिसोड पर $6 मिलियन खर्च हुए थे, जिन्हें हर सीजन के साथ बढ़ा दिया गया। बस सीजन 1 का पायलट एपिसोड यहाँ पर अपवाद रहा, जिसे पूरा शूट हो जाने के बाद फिर से शूट किया गया और खर्चा बढ़कर हो गया था $10 मिलियन। नेटवर्क्स अपने किसी भी शो के पायलट एपिसोड को बिल्कुल हल्के में नहीं लेते। वजह है कि इस एपिसोड से पता चल जाता है कि आपके शो में ना कितना दम है और क्या ऑडियंस इसके साथ जुड़ी रह पाएगी या नहीं। ये आने वाले सभी सीजन्स के लिए टोन सेट कर देता है बेसिकली। सिर्फ गेम ऑफ थ्रोन्स ही नहीं, एचबीओ के क्लासिक शो द सोप्रानोज के पायलट पर भी बारीकी से काम किया हुआ था। अमेज़न स्टूडियोज भी द व्हील ऑफ टाइम के पायलट एपिसोड के साथ ढील नहीं बरतना चाहता था। शो की लगभग शूटिंग प्राग में हुई, जहां टीम ने अपने पूरा सेट बनाया। नवंबर 2019 में जब शो की शूटिंग शुरू हुई तो मेकर्स इसके दोनों सीजन साथ शूट कर रहे थे। कट टू 2021 जुलाई का महीना, अमेज़न अनाउंस करने वाला था कि द व्हील ऑफ टाइम नाम से नया शो आने वाला है। फर्स्ट लुक फाइनलाइज करने की तैयारियां चल रही थी। रेफ और उनकी टीम पहले सीजन की शूटिंग निपटाकर दूसरे के प्रोडक्शन पर काम कर रहे थे। उसी दौरान उन्हें अमेज़न एग्जीक्यूटिव्स लगातार कांटेक्ट करते रहे। वजह थी कि वो शो के पायलट को लेकर सुझाव देते रहते कि ये ऐसा सीन होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। रेफ ने अपने एक असिस्टेंट को अमेज़न से आए नोट्स लिखने का काम दिया हुआ था। जब सारे फीडबैक्स खत्म हो गए तो वो असिस्टेंट की ओर मुड़े। पता चला कि अमेज़न ने 11,000 नोट्स दिए हैं, वो भी सिर्फ पायलट एपिसोड के लिए। जाहिर था कि इतने सारे चेंजेस करना तो मुमकिन ही नहीं, इसीलिए रेफ ने कुछ बातें मानी और कुछ नहीं मानी। नतीजतन शूटिंग पूरी होने के बाद भी पायलट पर फिर काम छेड़ा गया, जिस वजह से टेक्निकली ये एपिसोड 2 साल में तैयार हुआ। रेफ शो को सोर्स मटेरियल के करीब रखने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कोई कमी ना छूट जाए। इसके लिए उनकी रिसर्च टीम की एक साथी ने हर बुक 30 बार पढ़ी, ताकि घरों की बनावट तक में कोई बड़ा अंतर ना रह जाए। इस लेवल की डिटेलिंग हुई है इस शो पर। शो का एक इंडियन कनेक्शन भी है। रेफ अपने शो की शुरुआत किसी भारी भरकम एक्शन सीक्वेंस से नहीं करना चाहते थे, फिर चाहे वो देखने में कितना भी आकर्षक क्यों ना लगे। वो पहले आपको अपने कैरेक्टर से परिचित करवाना चाहते थे, उनकी दुनिया दिखाना चाहते थे। लड़ाई और जादू वाला हिस्सा बाद के लिए रखा था। एक्शन कम था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि खर्च कम होने वाला है। शो के पहले 2 एपिसोड्स में ही करीब 350 कैरेक्टर्स दिखाई देंगे, जिनकी कास्टिंग के लिए 1000 से भी ज्यादा ऑडिशन टेप्स देखी गई। एक बार कास्ट लॉक हुई, फिर आया कॉस्ट्यूम का काम। 350 लोगों को पहनाने के लिए कई हजारों मीटर कपड़े की जरूरत पड़ने वाली थी, और वो भी बिना क्वालिटी में समझौता किए हुए। शो के कॉस्ट्यूम डिजाइनर आइसिस मिसैंडर ने खुद ये जिम्मा संभाला। वो कपड़ा खरीदने के लिए मैड्रिड, लंदन और नई दिल्ली गई। कपड़े ही तो है, कहीं से भी ले लेते हैं। अगर ऐसा सोच लेते तो सीनरी की फील कहीं ना कहीं डिफरेंट हो जाती, फर्क जरूर पड़ जाता। बड़े स्केल का शो है तो हैवी वीएफएक्स भी देखने को मिलेंगे। शो पर वीएफएक्स से जुड़ा काम किया है फ्रेम स्टोर ने, जो इससे पहले एवेंजर्स एंड गेम, नो टाइम टू डाई, द सुसाइड स्क्वाड जैसी फिल्मों के लिए वीएफएक्स का काम कर चुके हैं। शो की कहानी को लेकर यहाँ बात करना समझदारी नहीं होगा, क्योंकि कहानी इतनी कॉम्प्लेक्स है कि उसे 4 लाइनों में समेटना बहुत मुश्किल है। उसे फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया जाए तो ही बेहतर है।
ज़्यादातर एक्टर्स भी नए चेहरे हैं, सिवाय कुछ नामों को छोड़कर। ऐसा किया गया शो के आने वाले सीजन्स को ध्यान में रखकर। लीड कर रही हैं गॉन गर्ल वाली रोजमंड पाइक, जो 5 लोगों को गाइड करती है, जिनमें से एक ड्रैगन का पुनर्जन्म है। ड्रैगन वो ताकतवर शख्स है जो दुनिया को बचाने और उसे खत्म करने की भी ताकत रखता है। रोजमंड के अलावा यहाँ एक और चेहरा है जिसे आप भली भांति पहचानते हैं, वाकिफ होंगे। वो है अल्वारो बोर्तेगा, वही मनी हाइस्ट वाले अपने प्रोफेसर, जो यहाँ मेजर रोल में दिखाई देंगे। बाकी अधिकतर चेहरे नए हैं, जो आगे क्या करेंगे देखने लायक होगा। यहाँ पर याद रखना जरूरी है कि गेम ऑफ थ्रोन्स को भी नए चेहरों ने ही लीड किया था, जो आगे जाकर फेमस स्टार्स बन गए। द व्हील ऑफ टाइम में इसीलिए ऐसा किया गया है या फिर नहीं, ये तो मेकर्स ही बता पाएंगे। बाकी शो आने पर ही उसके मेकर्स और कास्ट की पूरी पोटेंशियल का पता चलेगा। 19 नवंबर को द व्हील ऑफ टाइम के पहले 3 एपिसोड्स रिलीज होंगे, जिसके बाद हर फ्राइडे एक एपिसोड ड्रॉप होता रहेगा। 8 एपिसोड में बटा ये सीजन 24 दिसंबर 2021 को पूरा होगा। बाकी यहाँ बता दें कि सीजन 1 रिलीज होने से पहले ही अमेजॉन ने इसे अगले सीजन के लिए रिन्यू कर दिया है। अमेजॉन की ये इन्वेस्टमेंट कैसी साबित होगी, इसी शुक्रवार इसका फैसला हो जाएगा। बाकी आज के मैटनी शो में इतना ही। मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, तब तक के लिए शुक्रिया।